भाई मैंने तुम्हें बोला था ऐसे शॉर्टकट रास्ते से ना ले जाया करो। देखो रास्ता कितना खराब है। जया नाराज होते हुए बोली, अरे चिंता मत करो मेरी प्यारी बहना, तेरा भाई खतरों का खिलाड़ी है। मनोज ने अपनी नजरें जया की ओर दिखाते हुए बोला, अरे भाई सामने देखकर गाड़ी चलाओ। जया बोली, ओहो तुम्हें तो मेरे ड्राइविंग पर भरोसा ही नहीं है। मनोज ने मुंह फेरते हुए बोला। जया बोली, ऐसी बात नहीं है भाई, बस सिचुएशन के हिसाब से मुझे बोलना पड़ता है। देखो रात के 9 बज रहे हैं। तभी मनोज बोलता है, ओके मेरी प्यारी बहना आपका हुक्म। सर आंखों पर मनोज और जया भाई बहन थे जो अलग अलग जगह में रहते थे और जॉब करते थे। आज रक्षाबंधन का दिन था। दोनों अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने सोचा था परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे, लेकिन लंबे सफर के कारण मनोज की कार खराब हो गई। उसे ठीक करने में घंटों लग गए थे। खैर मनोज जया को कार में बैठाकर घर की ओर निकल पड़ा। अभी भी रास्ता काफी लंबा था, इसलिए मनोज ने शॉर्टकट के लिए कच्चे रास्ते का चुनाव किया। अभी रात के 9 बज रहे थे। उन दोनों को अभी भी घर पहुंचने के लिए 1 घंटे का सफर करना बाकी था। जया बोली, यार आज का पूरा प्लान बर्बाद हो गया। मनोज जया को देखते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं छोटी, तेरा भाई आज का दिन खराब नहीं होने देगा। देखना आज का दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगी, ऐसा होगा इस बार का रक्षाबंधन। जया घबराते हुए बोली, भाई सामने देखो वह क्या है। मनोज ने सामने देखा तो वह भी चौंक गया। कुछ दूर पर मशाले लिए हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे। सामने पूरी सड़क पर वे ही दिखाई दे रहे थे। वे काफी तेजी से मनोज और जया की दिशा की ओर बढ़ रहे थे। मनोज और जया कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि वह क्या है, और उनके कुछ समझने तक वे गाड़ी के बहुत करीब आ चुके थे। मनोज ने तेजी से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, नहीं तो बहुत से आदमी मारे जाते, लेकिन स्टीयरिंग घुमाने की वजह से गाड़ी सड़क से उतरकर एक तेज ढलान की ओर जाने लगी। जया घबराते हुए बोली, भैया ब्रेक लगाओ। मनोज परेशान सा बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन तभी जया बोलती है, लेकिन क्या? मनोज ने कहा, लेकिन ब्रेक लग ही नहीं रहा, लगता है ब्रेक फेल हो गया है। जया, ओ नो, अब क्या होगा? तेज ढलान की वजह से गाड़ी तेजी से अनजान जगह की ओर जाने लगी। मनोज और जया हैरान परेशान थे। तभी गाड़ी रेत के एक बड़े से ढेर से जा टकराया, जिसके बाद गाड़ी अपने आप बंद हो गया। सीट बेल्ट की वजह से दोनों को कोई चोटें नहीं आई। दोनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी की हालत देखने लगे। मनोज गाड़ी को देखते हुए बोला, ओ शीट, आज का दिन ही खराब है। जया बोली, वो सब क्या था? भैया मनोज, मुझे भी नहीं पता। वह आदमियों की भीड़ लग तो असली लग रही थी, लेकिन वो असली नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई हो। खैर हमें इस जगह से निकलना होगा, हमें घर जाना होगा। जया भैया जरा वह देखिए। जया ने मनोज को पीछे देखने के लिए कहा तो मनोज पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक उजाड़ बस्ती खड़ी थी जो झर-झर हालात में थी। मनोज चौंक कर, ओ भाई साहब ये क्या है? जया ने कहा, ये तो बहुत पुरानी बस्ती लग रही है, लगता नहीं यहाँ कोई रहता भी होगा। मनोज बोला, हमें जाकर चेक करना होगा, क्या पता वहां कोई रहता हो, थोड़ी मदद मिल जाएगी। जया, हाँ और कर भी क्या सकते हैं, अब तो रक्षाबंधन की बात ही छोड़ो, घर पहुंच जाए इतना ही बहुत है। मनोज, गाड़ी का इंजन भी गर्म हो गया है, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाए। चलो हमें मदद के लिए इस बस्ती से कोई मिल जाए तो सही रहेगा। जया, ओके मैं अपना बैग ले लेती हूँ। जया और मनोज उस उजाड़ बस्ती में कदम रखते हैं। वहां का नजारा सामान्य नहीं था। घर की बनावट को देखकर लग रहा था कि बहुत पुराने जमाने के बने हुए हैं, मिट्टी और पत्थर के बने। कुछ टूटे तो कुछ अभी भी गर्व से खड़े हुए थे। न बिजली न तो कुछ और चांदनी। रात में थोड़ा प्रकाश सभी जगह फैला हुआ था। मनोज और जया ने आधी बस्ती छान मारी, लेकिन कोई नहीं मिला। दोनों थक हार कर एक जगह पर बैठ गए। तभी जया बोलती है, भैया मेरी तबीयत खराब सी लग रही है। मनोज, बहना क्या हुआ, तू ठीक है? जया, अजीब सी घुटन हो रही है, शरीर भारी हो रहा है, गला सूख रहा है। मनोज, पानी की बोतल कहाँ है? मनोज जया का बैग चेक किया तो खाली बोतल मिला। ओ शीट, जया तू यहीं बैठ, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। मनोज इधर उधर पानी की तलाश करता रहा। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने देखा तो कुएं में पानी भरा हुआ था। पास ही में लोहे की चैन से बनी हुई रस्सी पड़ी हुई थी। उसने तेजी से कुएं से पानी निकाला और बोतल में भरकर वापस जया के पास पहुंचा और जया को थोड़ा पानी पिलाया और उसी पानी से उसका चेहरा धुलवाया। मनोज, अब अच्छा लग रहा है। जया, हाँ भैया अब अच्छा लग रहा है।
शायद सफर की वजह से ऐसा हो रहा होगा। ऐसे भी गाड़ी में सफर करने से मुझे ऐसा होता ही है। मनोज ने घड़ी देखा तो चौंक गया। ओ, रक्षाबंधन तो मनाया ही नहीं जया। डोंट वरी भैया, घर में ना सही यही रक्षाबंधन मना लेते हैं। मनोज, हम रुको, मैं तैयारी कर लेता हूँ। मनोज ने आसपास की जगह की साफ सफाई की और वही जया ने बैग से आरती की थाली और दिए निकालने लगी। फिर दिए को जलाकर मनोज के सामने आरती उतारने लगी। उसके बाद जैसे ही राखी मनोज को पहनाने के लिए बढ़ी, तभी अचानक से उस सुनसान बस्ती से एक तेज गुस्से से भरी गुर्राहट सुनाई दिया। साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। जया घबराकर, भैया ये कैसी आवाज थी? मनोज खड़ा होकर आवाज की तरफ देखने लगा। फिर वापस मुड़ा तो देखा जया जमीन पर पड़ी हुई थी। मनोज घबराकर, जया मेरी बहन, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जया बेहोश हो चुकी थी। मनोज पानी की बोतल खोजने लगा, लेकिन वह बैग भी खाली पड़ा था। मनोज हैरान परेशान सा भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कृपया हमारी मदद करो। तभी बैग में उसकी नजर एक छोटी सी बोतल पर पड़ी। ये तो दादी ने दिया था, बोला था कि यह पवित्र गंगा जल है। मनोज ने उस छोटे से बोतल का ढक्कन खोला और भगवान का नाम लेते हुए जया के चेहरे पर मारा, जिसके तुरंत बाद जया को होश आ गया। जया मेरी बहन, तू ठीक है ना? क्या हुआ था तुम्हें? भैया मुझे कुछ दिखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। मनोज, चलो जल्दी से इसे बैग पकड़ो, मैं गाड़ी के इंजन के लिए कुएं से पानी लेकर आता हूँ। मनोज जल्दी से कुएं के पास आ गया और बाल्टी कुएं में डालकर पानी निकालने लगा। लेकिन जैसे ही कुएं से पानी बाहर आया, मनोज के हाथ डर के मारे रस्सी से छूट गया। बाल्टी में पानी की जगह खून था। मनोज तेजी से वापस जया के पास आया। तुम सही थी जया, यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मनोज और जया तेजी से वापस अपनी गाड़ी की ओर आने लगे। वहां पहुंचकर मनोज गाड़ी को ठीक करने लगा और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। गाड़ी स्टार्ट हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी बस्ती से तेज गुर्राहट के साथ एक काला साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। जया डर के चिल्लाने लगी, भैया जल्दी करो, वो काला साया हमारी तरफ बढ़ रहा है। मनोज ने तेजी से गाड़ी चलाने लगा, जिससे उसके हाथ की घड़ी नीचे जमीन पर गिर पड़ी, जिसमें समय रात के 12 बज रहे थे। मनोज और जया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज रफ्तार से घर की ओर लौट गए। जया ने तो अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थीं। घर पहुंचकर उन्होंने वह बात अपने मम्मी पापा और दादी को बताया, जिसे सुनकर दादी जी घबरा कर बोली, लोग ठीक तो हो ना मेरे बच्चों? लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? यह बात सन 1300 की है, जब कुलधरा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर उस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थीं। उस समय जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांव के मुखिया की बेहद खूबसूरत बेटी यामिनी से प्यार हो गया था। लेकिन यामिनी सलीम को अपना भाई मानती थी, क्योंकि उसने बचपन में सलीम को कई बार राखी बांधा था। लेकिन सलीम सिंह यामिनी के यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गया था, जिसके बाद उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसकी शादी यामिनी के साथ नहीं हुई तो वह करो और ज्यादा वृद्धि करेगा। इसके बाद भी वे नहीं माने तो सलीम ने जबरदस्ती से यामिनी के जिस्म को तार तार करके छोड़ दिया। इसके बाद यामिनी ने मरते वक्त श्राप दिया कि जो भी इन गांवों में रहने या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस घटना के बाद मुखिया और उनके कुछ साथियों ने वो गांव छोड़ दिया, जिसके बाद बहुत से लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और फिर अकारण मृत्यु होने लगी। इस घटना के बाद कुलधारा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपने अपने घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और उस दुष्ट सलीम के साथ क्या हुआ दादी? दादी ने बताया कि लोग कहते हैं कि सलीम सिंह का मृत शरीर उनके ही महल में विचित्र तरीके से घायल अवस्था में मिला। दादी थोड़ा रुककर फिर बोली, लिए उस गांव में रहने वाले ब्राह्मण के वंशज आज भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। दादी मनोज और जया के सर पर हाथ रखते हुए बोली, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत वापस लौट आए। मनोज, दादी, जो हमें उस बस्ती में वह अजीब गुर्राहट सुनाई दिया था वह क्या था? ये सुनकर दादी गंभीर स्वर में बोली,
वही थी, जया बोली। कौन दादी? तभी दादी ने बताया, अमिनी आज भी वही है।